नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप यंग बाइट्स के साथ। मैं प्रिया। आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं विजन कश्मीर के प्रेसिडेंट सुनील फोतेदार जी। जिस तरह से इन्होंने गवर्नमेंट के सामने कुछ एजेंडाज रखे हैं, आज हम इनसे बातचीत करेंगे आखिरकार क्या वो एजेंडाज हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या गवर्नमेंट के सामने जो वो 3 पॉइंट्स इन्होंने एजेंडा का नाम लिया, तो उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। तो पहले तो सर आपका यंग बाइट्स में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। सर, जिस तरह से आपने जो गवर्नमेंट के सामने 3 पॉइंट एजेंडाज रखे हैं, तो सर क्या क्या वो उनमें बातें आपने रखी हैं गवर्नमेंट के सामने, आप हमें बता दीजिए ताकि जो हमारे जो यहाँ पे सब देख रहे हैं उन्हें पता चले कि आपकी पार्टी द्वारा जो एजेंडाज रखे गए हैं वो जानना चाहते हैं। देखिए, पहले मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा। हम एक पार्टी नहीं है, हम एक संगठन है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा उद्देश्य है जो हमारे समुदाय, हमारी कम्युनिटी के अंदर ओवर एज हो चुके हैं और ओवर एज होके सिर्फ केवल वो राहत राशि पे निर्भर है, उनके लिए हमने काम करना है। गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले जब कांग्रेस की सरकार होती थी केंद्र में, तो प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल एम्प्लॉयमेंट पैकेज का घोषणा की और उस पैकेज के अंदर काफ़ी सारे बच्चे हमारे चले गए। उस टाइम हमने विरोध भी किया था क्योंकि उसके नॉर्म्स काफ़ी सख्त थे। अगर आपने वो नॉर्म्स शायद आपको याद हो, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट नॉर्म्स थे। फिर भी हमारे बच्चे लोग वहाँ गए। चलिए, अच्छा है, वो अपने जो जॉब्स हैं वो वहाँ कर रहे हैं। किन परिस्थितियों में कर रहे हैं, बहुत कठिन परिस्थितियाँ हैं, उनकी सैलरीज नहीं आती है, उन काफ़ी सारों को ह्यूमिलेशन करना पड़ता है। तो हम इस के बीच में नहीं जाएंगे। हमारा काम करने का मकसद ये है कि जो ओवरेज हो चुका है, देखिए जब विस्थापन हुआ तब 2 ही कैटेगरीज हुआ करती थी हमारे जो विस्थापित समाज है, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी। एक होता था गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक होता था रिलीफ होल्डर। तो उस टाइम रिलीफ होल्डर वो होता था जो वहाँ पे अपनी दुकानदारी करता था कश्मीर में या अपना बिजनेस करता था, वो यहाँ आके ज़ीरो हो गया तो वो राहत राशि उनको मिलती थी। तो धीरे धीरे अब हमारे विस्थापन को 30 साल हो गए, 30 ईयर्स इज़ नॉट ए स्मॉल टाइम। 30 ईयर्स से काफ़ी समय होता है। एक समुदाय, उनके 3 जनरेशन्स की बात करेंगे। तो अब मैं आपको आता हूँ जो हमने क्या एजेंडाज जो है हमने गवर्नमेंट के समक्ष रखे हैं। हमारे 3 एजेंडा है। हमारी राहत राशि में बढ़ोतरी हो, क्योंकि आज की जो डेट में अगर आप प्राइस इंडेक्स देखेंगे, महंगाई कितनी है। अगर आप एक मामूली आलू जो एक घर के किचन का एक मेन इंग्रेडिएंट है, आलू के बगैर आपको कोई सब्जी नहीं बनेगी, वो आज 45 रुपये 40 रुपये किलो बेच रहे हैं, बिक रहा है मार्केट में। एक प्याज जिसके बगैर आपको कोई सब्जी का स्वाद नहीं मिलेगा, वो 50 रुपये किलो पहुंच गया आज की डेट में। और ये रिलीफ होल्डर जो एक राहत राशि पे निर्भर है, एक बंदे का 3250, 4 बंदों का 13,000, वो कैसे उस चीज़ में गुजारा करेगा। हम बार बार केंद्र सरकार है, हमारे उपराज्यपाल महोदय है, उनसे भी हमने ये बात अभी की है। हमारी डेलीगेशन उनसे मिलने गई थी, हमने भी ये कहा कि साहब ये पर्याप्त नहीं है। सॉरी, एक 13,000 रुपये में या एक 3250 रुपये में, अब आप देखिए लाइफ सेविंग ड्रग्स पे है। आज अगर आप एक सर्वे लेंगे, हमारे जो विस्थापन के बाद काफ़ी सारे जो लोग हैं वो बीमारियों से ग्रस्त हो गए। आधों को डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये तो कॉमन चीज़ है। और इनकी मेडिसिन की कॉस्ट अगर आप देखें तो इट इज़ अनबियरेबल फॉर अ कॉमन मैन। वर्चुअली क्या होता है कि काफ़ी सारे बंदे जो है वो इलाज के दौरान ही वो नहीं कर पाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। एक बहुत दुखद समाचार। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक हमारे हाल ही में एक हमारे मुट्ठी में रहते थे। अब बिलीव नहीं करेंगे, मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, उनको अपनी क्रिया करने के लिए पैसे नहीं थे। दे हैड गिवन देयर बैंक अकाउंट। आप देख लीजिए कि हमारी कम्युनिटी की दुर्दशा क्या हो गई है और इसके लिए कौन जिम्मेवार है। पिछली सरकारों ने तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया और हम उनकी जांचे में आ गए।
हाँ जी, आज होगा, कल होगा, परसों होगा। अब तो केंद्रीय शासित प्रदेश है, इट्स अ यूनियन टेरिटरी नाउ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड थिंक कि अगर वो रिलीफ रिटर्न पैकेज को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो उनके पास एक ही विकल्प है, जो ओवर एज रिलीफ होल्डर है आज के टाइम में, उनसे ही उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनसे बात करके तब उनका अगर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन जो रिटर्न पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, मैं तो उसको मानता ही नहीं हूं। क्योंकि हमारी यंगर जनरेशन जिनको जॉब्स प्रोवाइड की गई है वो तो ऑलरेडी वहां जॉब्स कर रहे हैं। एल्डर जनरेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिटायर हो गए, अब उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि वो कहीं भी रहे। अब कौन है जो बीच में वो रिटर्न करता है? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज को एक मजाक बनाया है, एक खिलवाड़ कर रहे हैं ओवर एज रिलीफ होल्डर्स के इमोशंस के साथ। हमने सेक्रेटरी रेवेन्यू एंड रिलीफ को सेक्रेटरीट में हम मिले थे उनसे, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि 55 सोशल वेलफेयर स्कीम्स विल बी इंप्लीमेंटेड ऑन यू, अपार्ट फ्रॉम दोज विल बी हैविंग ए ब्लैंकेट एलिजिबिलिटी उन स्कीम्स पे होगी। आपके माध्यम से मैं आज सेक्रेटरी साहब से ये पूछना चाहता हूं, जो 4 मार्च 2020 आपके सचिवालय के रूम नंबर 310 में हमने ये डिस्कस किया था, कहाँ है उनका ग्राउंड पे वो इंप्लीमेंट कहाँ हुई है? तो बहुत दुखद समाचार है कि एक छोटा सा समुदाय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से भी मैं यही अपील करता हूं, अगर आप एक छोटे से समुदाय को हैंडल नहीं कर सकते, छोटे से समुदाय की जो आतंकवाद का कांटा जिनके पांव में चुभा है, मैं ये कह सकता हूं जिनको पांव में, जिनके दिलों में इस आतंकवाद का दर्द है। एक इंसान जो वहां पे 4 मंजिला मकान था और आज एक कमरे या 2 कमरे में रह रहा है, और आपके उसकी आप मेंटल परिस्थिति क्या होगी, आप मुझे बताइए। गवर्नमेंट हमारे को राहत राशि देती है, वो कोई आसान नहीं है। हमने कहा कि हमारे को आयुष्मान भारत में क्यों नहीं लाया गया है, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर आज की डेट में अगर रिलीफ होल्डर को बताओ, उन रिलीफ होल्डर की परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस अदा करने के लिए भी उनको कई बार पैसे नहीं होते हैं। तो क्या यही गवर्नमेंट की ओर से सिर्फ आश्वासन के बगैर उनके पास कुछ नहीं है? और अभी हमारी टीम कुछ दिन पहले उपराज्यपाल जो हमारे हैं मनोज सिन्हा जी, उनसे मिली है, उनको ज्ञापन सौंपा गया है। तो उन्होंने भी कहा है कि आयुष्मान भारत पे काम हो रहा है। अब आयुष्मान भारत का नाम बदल के अब सबका हो जाएगा, कब हो जाएगा परमात्मा जाने। ये तो अभी बातें जो हम पिछले 1 दशक से सुनते आ रहे हैं, वो होगा, ये होगा, कब होगा वो कोई पता नहीं। और अब हमने ये निश्चय किया है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कि अब हमारी सबर का बांध टूट गया है। हमारे काफ़ी सारे बंदे बेचारे चले गए हैं यहाँ से, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। काफ़ी सारे बंदे हमारे वर्कर्स थे, बिना इलाज के, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई थी, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई थी, और सर्वाइव नहीं किया उन्होंने फॉर अ लैक ऑफ मनी। उनके पास पैसा नहीं था और वो हो गए। और आज की डेट में उनकी परिस्थितियाँ क्या है, मैं आपको अपने बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक बहुत ही एक वर्स्ट फेज जो है, एक वर्स्ट परिस्थितियों से गुजरा है। ठीक सर, बात करें विजन कश्मीर की, तो सर विजन कश्मीर का जो अनएम्प्लॉयड कश्मीरी पंडित यूथ है, जिस तरह से हमारे कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की बात करें सर, इतना पढ़ा लिखा नौजवान है, पीएचडी करके, एमफिल करके, बट नौकरियां नहीं है, उनको जम्मू से उठ के बाहर जाना पड़ता है जॉब्स के लिए। तो सर क्या इस पे कुछ काम हो रहा है? देखिए, हम अभी हमने पहले हमने जो पॉइंट रखा था वो हमने कहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का प्रोग्राम हमें दे दीजिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के अंदर कुछ चीज़ें, कुछ लेक्यूनस रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ थी, मैं उन पे इन डेप्थ नहीं जाना चाहूँगा। उसके बाद जब हमने इस विषय में बात की तो हमारे को ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है हमारे पास कि भाई ये दिस इज लिंक टू रिटर्न 5 लाख रुपीज विल बी गिवन एज ए लोन, उसमें से 2.5 लाख रुपए सब्सिडी होगा, 2.5 लाख रुपए एज ए लोन अमाउंट होगा। बट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज 5 लाख रुपए आज की डेट में कुछ होता नहीं, और दैट दे हैव लिंक टू द रिटर्न। नाउ जैसे एक इन्होंने पैकेज दिया था
प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज, नाउ वी आर वर्किंग ऑन इट। हम एक इकोनॉमिक पैकेज का जो ड्राफ्ट है, क्योंकि हमारे को उपराज्यपाल महोदय से भी आश्वासन आया है कि आप भी हमें बताइए ताकि हम इस चीज़ पर काम कर सकें। तो एक जरिया होगा। हम तो कहते हैं कि हमारे को काम करने का आप दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, लोन्स दे दीजिए, हम काम करेंगे, 4 बंदों को और एम्प्लॉय करेंगे अपने साथ, उनका गुजर बसर भी होगा, एक ऑनरेबली हम सस्टेन भी कर सकें। तो आपका जो आपने बात कही है रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। देखिए, आज तक हमारी कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये पहल नहीं की है कि भाई अगर अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोइंग है, अच्छे पढ़े लिखे नौजवान हैं, बाहर काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मैं ये आज की डेट में कहता हूँ, जो हमारे इकोनॉमिक पैकेज में है उसमें हम ये भी एक पॉइंट जो हमारा डिस्कस हुआ था, पडगांवकर साहब से भी ये बात हुई थी जब वो एज ए इंटरलोक्यूटर आए हुए थे, कि क्या स्टेट ही रह गई है कि अब नौकरी देने के लिए? अब तो हम यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। अगर हम यूनियन टेरिटरी बन गए हैं तो हमारे बच्चों का अधिकार बाकी स्टेट्स पे भी है। अब देखिए, नाउ डोमिसाइल, व्हाट्स द पर्पस ऑफ डोमिसाइल? कैन एनीबडी डिफाइन मी? मैं गवर्नमेंट एजेंसी से कहना चाहता हूं, कैन एनीवन डिफाइन मी व्हाट इज डोमिसाइल? डोमिसाइल इज, अगर कोई अभी देखिए, कोई यहाँ पे मैकेनिक का काम करता है, वो 30 साल से यहाँ है, उसके बच्चों ने यहाँ पढ़ा है, देयर चिल्ड्रन आर एलिजिबल फॉर द जॉब्स जेड के। तो व्हाई कांट आवर चिल्ड्रन, जो एक तो वो डोमिसाइल है, एब्रोजिन्स ऑफ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के हैं, मूल निवासी है इस राज्य के, क्या उनको सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कहीं एब्जॉर्ब नहीं कर सकते? क्योंकि वो वैसे ही कोई गुजरात में काम कर रहा है, कोई महाराष्ट्र में काम कर रहा है, कोई दिल्ली में काम कर रहा है, क्योंकि रोजी रोटी का मसला है, दे हैव टू लीव। तो क्या गवर्नमेंट ये कंसिडर नहीं कर सकता है कि क्या उनका काफी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनमें कुछ को एब्जॉर्ब करके उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए? मैं आपको ये आज फिर आपके माध्यम से कहता हूं कि कश्मीरी पंडित जो ओवर एज रिलीफ होल्डर्स हैं, इनको गवर्नमेंट ने फॉर ग्रांटेड लिया है, क्योंकि वी आर नॉट द वोट बैंक्स। मगर अब हम चुप रहने वालों में भी नहीं है, हमने बहुत सहा है, हम में भी देयर विल बी अब बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये तो कोविड की वजह से थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया, अदरवाइज इसमें हम एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने वाले हैं। हम एक जो भी हमारा अनएम्प्लॉयड रिलीफ होल्डर यूथ है, उसको न्याय मिलना चाहिए भारत सरकार की ओर से। आपके माध्यम से मैं ये चेतावनी भारत सरकार को, और जो हमारे यहाँ के मनोज सिन्हा साहब हैं, जो बहुत बड़ी बातें करते हैं, उनको मैं ये चीज बताना चाहता हूं, अगर ओल्ड एज रिलीफ होल्डर के मसलों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जो परिस्थितियां उभर के आएगी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होगी, हमारी नहीं होगी। जी सर, जिस तरह से जो कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज द्वारा कश्मीर में लगे थे, आज उनको जॉब करते करते काफी साल हो गए हैं, लेकिन सर उनको वहां रहते रहते कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ वहां पे रेंट्स देकर रह रहे हैं, कुछ जिनको अपार्टमेंट्स मिले हैं लेकिन वहां पे फैसिलिटीज नहीं है प्रॉपर, तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको। देखिए, जो हमारे संज्ञान में आया है, हम उस टाइम भी विजन कश्मीर की ओर से इसको पनिशमेंट पैकेज, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये पनिशमेंट पैकेज, बिना सोचे समझे गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया और उठा के वहां फेंक दिया। उनका मकसद ही यही है, एम्प्लॉयमेंट दे दिया भाई साहब, अब आप जानो। पर ठीक है, एम्प्लॉयमेंट दे दिया, बट इस टाइम कोविड है, एक शेखपुरा में या कहीं एक फ्लैट में 5 फैमिलीज है, 2 फैमिलीज है, 3 फैमिलीज रह रही है, तो वो किन परिस्थितियों में रहती होगी? तो यहाँ पे गवर्नमेंट की नाकामी है। 1 साल से हम सुनते आ रहे हैं जी, अब लैंड आइडेंटिफाई हो गया, अब जगह आइडेंटिफाई होगी, अब इतने फ्लैट्स बनेंगे, अब इतने फ्लैट्स बनेंगे। मैं इस चीज का प्रमाण हूं कि मेरे एक परम मित्र है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर हैं और आज तक उसको क्वार्टर नहीं अलॉट हो। वो भगवान गोपीनाथ जी के आश्रम में उन्होंने कमरा लिया है और वो वहीं रहता है। दूसरा भी हमारा लड़का है, वो फार्मासिस्ट है, वो चला गया है। 3 बार उसने रिलीफ कमिश्नर को एप्लीकेशन दी हुई है कि मुझे क्वार्टर अलॉट कर दीजिए, मेरी शादी हो गई है, मैं फैमिली वाला हूं। नथिंग इज दैट, कोई कंक्रीट आंसर है ही नहीं कहीं पे। इस
डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी के बंदों को परमात्मा के हवाले किया गया है सरकार द्वारा। मगर अब परिस्थितियां बदल रही है। अगर ये डोमिसाइल्स हमें इशू हुए हैं, हम इन डोमिसाइल को फाड़ के भारत सरकार के ऊपर फेंक देंगे। हमें डोमिसाइल नहीं चाहिए जब तक हमारे जो मूल बेसिक एमिनिटीज ऑफ लिविंग्स जो है वो पूरे नहीं होंगे। क्या करेगा एक इंसान 13,000 रुपए में? क्या वो पूजा पाठ करेगा जिसका दवाइयों का खर्चा 4,000 रुपए का 4,000 रुपए दवाइयों पे ही खर्चा होता है, बाकी बेसिक बच्चों की एजुकेशन है। हम जानते हैं कि हमने किन परिस्थितियों में अपने बच्चों को पढ़ाया है और पढ़ा लिखा के हमने उनको आगे किया है। ये हमें पता है कि हम किन परिस्थितियों से गुजर के हमने अपने हेल्थ को रखा है। अगर हम आज गवर्नमेंट के सामने कोई डिमांड रख रहे हैं तो हम एक जायज डिमांड रख रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे को चांद दे दो, हमारे को तारे तोड़ के दे दो, मगर हमारे हमको कम से कम बेसिक एमिनिटीज ऑफ द लिविंग जो है वो तो हो। अब आप जगती में देख लीजिए, जगती का हॉस्पिटल है, ना डॉक्टर्स हैं, ना आपकी बेसिक फैसिलिटीज है। वहां अल्ट्रासाउंड मशीन मेरे ख्याल से सदियों से बंद पड़ के बंद कमरे में बैठी होगी। तो बेसिक एमिनिटीज कहां से होगी? आयुष्मान भारत लागू कीजिए ताकि अगर परमात्मा करे हमें इलाज करवाना पड़े तो हम कहां से हम रेफर हो जाए मुंबई के लिए। इतना पैसा हमारे पास है नहीं। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये लोग ऐसे ही मर जाए तो हम वहां सुसाइड करने के लिए भी तैयार हैं। हमने ये माइंड में नाउ द ओवर एज रिलीफ होल्डर्स दे आर इन अ डेस्परेट कंडीशन, दे आर वेरी डेस्परेट, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट नाउ। और आपके माध्यम से मोदी जी को भी चेतावनी देना चाहेंगे कि मशरूफ रहने से आपको कामयाबी और मिले। कश्मीरी पंडित समाज जो है वो आपके तवज्जो के मोहताज हैं। अगर आप तवज्जो नहीं दे देंगे तो परिस्थितियां बदल भी सकती है और उसका जो अंजाम है वो फिर सरकार के ऊपर होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। जिस तरह से साफ तौर पे आप सुन रहे थे विजन कश्मीर के प्रेसिडेंट जो कि सुनील फोतेदार जी हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि किन किन दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है और कौन से ऐसे 3 एजेंडाज थे जो इन्होंने गवर्नमेंट के सामने रखे। बिल्कुल सही डिमांड से इनकी जो गवर्नमेंट के सामने इन्होंने रखी है। इसी तरह जुड़े रहिए यंग बाइट्स के साथ।